सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज एंड डचेस इन इंडिया। बेसिकली दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर पोर्तुगीज और डच लोगों के एडवेंट के बारे में डिस्कस करूंगा और हैंडमेड नोट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको समझ में भी आएगा और साथ में आप पेपर पेन या नोटबुक पेन लेकर के बैठे सो दैट आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकें। सो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द पोर्तुगीज़। ठीक है, स्टार्ट हम लोग करेंगे पोर्तुगीज़ से। और सबसे पहले इंडिया के अंदर आने वाले जो यूरोपियंस थे, जो फर्स्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए, वो सेटल यहाँ पर हुए, कॉलोनाइज यहाँ पर हुए, इंडिया के अंदर उन्होंने कॉलोनीज बसाई, देवर पोर्तुगीज़। और सबसे पहला जो पोर्तुगीज़ था, ठीक है, वो कौन था? फर्स्ट वन वॉज वास्को डी गामा। ठीक है, कैलीकट के अंदर मई 17, 1498 के अंदर उसकी एंट्री होती है। केप रूट को डिस्कवर किया, मीन्स कि एक सी रूट जो था उसको उसने डिस्कवर किया। और इस सी रूट के बाद जो सिल्क रूट था गाइस, उस टाइम पर आपको सबको पता होगा, आपने सिल्क रूट का नाम खूब सुना होगा। ठीक है, वो सिल्क रूट जो था ना, अब उसकी जो वैल्यू थी वो कम हो गई, क्योंकि वो बाई रोड था, वो उस पर आप जो है वो घोड़े का इस्तेमाल करके, हॉर्सेज या इस तरीके की चीज़ों के थ्रू जो है वो आते थे। और यूरोपियंस का एक मेन रूट होता था वो, हालांकि उसके लिए अरब कंट्रीज़ से होकर गुजरना पड़ता, दैट इज़ वाई अब चूँकि अरब्स का डोमिनेंट बढ़ गया जो लोअर यूरोपियन हिस्सा था उसके ऊपर और इजिप्ट के अंदर, तो वहाँ से सिल्क रूट अब आना जो है वो पॉसिबल नहीं रहा। तो केप रूट को अब ज़्यादातर यूरोपियंस ने यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ऐसा कहते हैं वो कुछ दिन यहाँ पर रुका और व्हेन ही वेंट बैक, जब वापस जाता है तो उसने यहाँ से ही बॉट अ कार्गो, उसने कार्गो खरीदा। कार्गो मतलब एक उसने पूरा शिप भर के जो है वो सामान खरीदा। और वो जो सामान उसने खरीदा ना गाइस, उसके बारे में ऐसा कहते हैं कि जितना सामान उसने लिया उसका 60 टाइम्स ज़्यादा जो है उसने वहाँ जा कर के उसको बेचा। मतलब उसकी पूरी वॉयज, उसकी जो पूरी यात्रा थी, उसका जो पूरा का पूरा जो जर्नी थी, उस पूरी जर्नी पे जो खर्चा उसका आया, उसका 60 टाइम्स ज़्यादा उसने मुनाफा कमाया उस सामान को बेच करके। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुनाफा होने वाला था। और इंडिया में डोमिनेट करना या इंडिया में एडवेंट करना या इंडिया में आकर के बिजनेस करना, वो कितना ज़्यादा मुनाफे का जो है वो काम था यूरोपियंस के लिए। दैट इज़ वाई हम बार बार देखते हैं कि बहुत सारे यूरोपियंस ने यहाँ पे एडवेंट किया, क्योंकि अपने आप में एक फ़ायदे का सौदा था। अब फ़ायदे का सौदा था, कोई भी इस बात को जाना जो है हाथ से जाने देना चाहेगा नहीं गाइज, जाहिर सी बात है। तो चलिए उसके बाद कहते हैं ही ओपन अ न्यू चैप्टर इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर अपने आप में एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। अब ही एस्टेब्लिश ए सी रूट, मैंने आपको बताया उसने एक सी रूट जो है एस्टेब्लिश कर दिया। सिल्क रूट की अब जो है वो वैल्यू कम हो गई, तो लेस ट्रेवल्ड अब वो बन गया। और सिल्क रूट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर यूरोपियंस के लिए। ऐसा नहीं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, जो यूरोपियंस थे उनका इंडिया के साथ बिजनेस तो था, लेकिन भाई सिल्क रूट था तो अरब कंट्रीज से होकर गुजरना पड़ता था। तो अब अरब का डोमिनेंट जो बढ़ गया यूरोपियन की कुछ कंट्रीज़ के ऊपर, तो अब ये सिल्क रूट से आना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ। तो अब जो है पुर्तगाल ने ऐसे करके बिल्कुल इस ग्लोब के नीचे वाले हिस्से से यहाँ पर इंडिया में एंट्री करी। ठीक है, कैलीकट में एंट्री करी, जो कि नीचे साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है गाइस, तो यहाँ से दे डोमिनेटेड द सी रूट्स। अब जो कि किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ को पता नहीं था, तो अब काफ़ी समय के लिए पोर्तुगीज़ ने ही जितने भी सी रूट थे उन सबको डोमिनेट किया। ठीक है, उसके बाद कहता है न्यू इंट्रोडक्शन बाय पोर्तुगीज़। इंडिया के अंदर कुछ चीज़ें नई भी हुई जो पोर्तुगीज़ के आने की वजह से हुई। फॉर एग्जांपल कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, तंबाकू का कल्टीवेशन यहाँ पहले नहीं होता था। शिप बिल्डिंग, यानी कि अब यहाँ पर भी, क्योंकि पोर्तुगीज़ का आना जाना लगा रहता था, तो यहाँ पे वो शिप बिल्ड करते थे अपना सामान ले जाने लाने के लिए। और प्रिंटिंग प्रेस जैसी कुछ चीज़ें ये उनके आने से ही जो है वो यहाँ पर आई। उसके बाद अब जान लेते हैं कि पूरी हिस्ट्री क्या रही पोर्तुगीज़ की। तो सबसे पहले जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज़ इन इंडिया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 के अंदर। ठीक है, इसने ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो इंडिया के अंदर चालू करी, बनाई। उसके अंदर क्या था? दे प्रेफर्ड टू मेंटेन द सुप्रीमेसी। ठीक है, उन्होंने इस पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ रखी कि भैया हम जो सी रूट है उसके ऊपर हमारी सुप्रीमेसी रहेगी, दूसरे किसी का राज नहीं चलेगा, हम ही मेन है। और उन्होंने इस पॉलिसी के अंदर ये बताया कि हम लोग इंडिया के अंदर जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर रहेगा। मतलब हमें यहाँ पर
कोई राज नहीं करना, हमें यहाँ पे इंपीरियल स्टेट नहीं बनाना, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें राजा नहीं बनना यहाँ का, हमें कोई किंग नहीं बनना, हमें किसी से कोई वास्ता नहीं है। हम प्योरली जो जिस चीज़ पर डिपेंड करेंगे दैट वुड बी आवर कमर्शियल एक्टिविटीज़, ठीक है, प्योरली कमर्शियल एक्टिविटीज़। द सेकंड जो गवर्नर थे अल्फोंसो डी, ठीक है, अल्फोंसो डी, इसने क्या किया, इसने पुर्तगालियों का जो राज था, यानी कि पोर्तुगीज़ का जो टाइम था बेसिकली, उसको एक नई हाइट तक पहुंचाया। एंड ही इज़ नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ पावर। इसी के टाइम पर हम कहते हैं कि पोर्तुगीज़ जो है वो रियली किसी पावर में जो है वो आए। उसके बाद कहता है दे कैप्चर्ड गोवा इन 1510 फ्रॉम बीजापुर, और अल्फोंसो डी के टाइम पर ही इन्होंने बीजापुर से गोवा को कैप्चर कर लिया। गोवा के अंदर पुर्तगाल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप आज भी, क्योंकि सबको पता है इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद भी, मीन्स कि 1947 जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे, उसके बाद भी गोवा एक ऐसा स्टेट था जिसके ऊपर स्टिल जो पोर्तुगीज़ का रूल था, ठीक है। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है गोवा, क्योंकि आज की डेट में अगर आप जाकर के देखें गोवा के अंदर तो आपको पता लगेगा कि अभी भी वहाँ पर कितना इम्पैक्ट है। और पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म भी लेकर के आने वाले इंसान का नाम इंडिया के अंदर अल्फोंसो डी, ठीक है। थर्ड जो गवर्नर रहे नीनो डा चुन्हा, ठीक है, और इनके टाइम पर भी क्या हुआ, इन्होंने एक्वायर किया दीव और दमन को 1535 और 1559 के अंदर। और इनके पास हुगली का एरिया भी था जो कि 1632 शाहजहां के साथ लड़ाई में वो इनके हाथ से जाता रहा। बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी देयर पावर डिक्लाइन। ऐसा कहते हैं कि पोर्तुगीज़ की जो एक्चुअल पावर थी वो 16th सेंचुरी तक आते आते डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब धीरे धीरे जो दूसरे यूरोपियंस थे, जो दूसरे और तीसरे यूरोपियंस थे, इनके बाद जो आए, क्योंकि तो फर्स्ट थे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूरोपियंस का आना जो है अब वो स्टार्ट हो चुका था, तो उनका भी एडवेंट स्टार्ट हो चुका। दैट इज़ वाई इनकी पावर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे अब डिक्लाइन जो है डाउनफॉल की तरफ आने लगी। इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो थे इनके बिजनेस के गाइज, इंपॉर्टेंट सेंटर जो थे, ठीक है, उस पर आते हैं कालीकट, कोचीन, गोवा, बॉम्बे, दीव, दमन, ये इंपॉर्टेंट सेंटर रहे पोर्तुगीज़ के टाइम पर, ठीक है। तो अच्छा खासा बिजनेस इन लोगों का एस्टेब्लिश था। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं दे वर डच, ठीक है, डच लोग किनको कहते हैं, पीपल ऑफ हॉलैंड। आज की डेट में नीदरलैंड कहते हैं उस जगह को, पहले हॉलैंड के नाम से जानते थे, ठीक है। दे वर द सेकंड यूरोपियंस टू सेट फुट इन इंडिया। इंडिया में आने वाले दूसरे यूरोपियंस अराइव ड्यू टू कमर्शियल इंटरेस्ट। इन लोगों का भी जो प्योरली इंटरेस्ट था वो कमर्शियल ही था। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन वो द फर्स्ट डचमैन, और 1595 के अंदर 4 डच शिप्स सेल्ड टू इंडिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1602। ये कुछ डेट्स आप याद रख सकते हैं। 1602 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनी, और उसके बाद 1605 फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने मसूलीपट्टनम जगह पर अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो लगाई। उसके बाद कहता है कि उसके बाद क्या कहता है कि जो डच गवर्नमेंट थी उन्होंने ग्रांट किया डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्या ग्रांट किया, 21 ईयर्स का एक चार्टर, एक उनको लीगल पेपर पर लिख करके दिया। क्या लिख करके दिया कि यू कैन एम्पावर इट टू मेक वॉर, कंक्लूड ट्रीटीज, एक्वायर टेरिटरी एटसेट्रा। कि अगले 21 साल तक आप चाहो तो अपने आप को बढ़ा सकते हो, कोई ट्रीटी कर सकते हो, किसी जगह को एक्वायर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो है वो अब आपकी चलने वाली है। इनकी जो दूसरी फैक्ट्रीज थी जो उन्होंने बाद में लगाई वो पुलिकट के अंदर थी, कोचीन के अंदर थी, सूरत, पटना, ये इनके कुछ और मेन जो है वो बिजनेस सेंटर जो है वो रहे हैं। मेन इंटरेस्ट इन लोगों को कहाँ था, इनका मेन इंटरेस्ट गाइज इंडिया में नहीं था। आपको जान करके हैरानी होगी, इंडिया इनका पहला प्यार नहीं था, इंडिया इनका मेन इंटरेस्ट नहीं था। इनका मेन इंटरेस्ट था इंडोनेशियन आइलैंड्स को ऑक्यूपाई करना। जी हाँ, आपको जान करके हैरानी होगी, भले ही इंडिया हैड बीन अ कॉलोनी ऑफ डचीज ऑल्सो फॉर सम टाइम, बट द फैक्ट इज इनका जो इनको चाहिए था एक्चुअली वो था इंडोनेशियन आइलैंड्स। और टफ कंपटीशन अब इनको मिलने लगा, क्योंकि पोर्तुगीज़ तो ऑलरेडी यहाँ पर थे ही थे। उसके बाद जब इस टाइम पर इंग्लिश लोगों का भी जो है वो आना स्टार्ट हो गया, तो कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया डच लोगों के लिए। उसके बाद कहता है डच वर थ्रेट टू पोर्तुगीज़। अब डच जो है वो एक तरीके से पुर्तगालियों के लिए भी एक थ्रेट बन गए,
ठीक है। दे मेनली डील्ड इन इंडिगो, टेक्सटाइल, सिल्क, राइस एटसेट्रा। इनका जो मेन जो डीलिंग थी वो किस में थी, इंडिगो में थी, टेक्सटाइल में, सिल्क और राइस में। इनका मेन फोकस बिजनेस था। इनको किसी से कोई मतलब नहीं था यहाँ किसी गवर्नमेंट है क्या नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं था उस चीज़ से, इनको केवल और केवल बिजनेस चाहिए था, ठीक है। उसके बाद एंग्लो डच जो है वो राइवलरी स्टार्ट होती है और यहाँ से इंग्लिश राइज जो है वो स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे इंग्लिश राइज स्टार्ट होता है डच डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट होता है, और इंग्लिश राइज के साथ डच क्या पोर्तुगीज डिक्लाइन भी जो है वो स्टार्ट होता है। तो सीरियस चैलेंज बन गए टू द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द डच। तो जो अंग्रेज लोग जो थे ना गाइज, वो एक बड़ा चैलेंज बन गए इन दोनों के दोनों, पुर्तगीज और डच दोनों के दोनों जो राइवल थे, इन दोनों के लिए चैलेंज बन गए वो। और यहाँ से इन दोनों एम्पायर्स का, इन दोनों कॉलोनीज का जो है वो डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद इंडोनेशिया पर आते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया वॉर होता है अंग्रेजों के बीच में और डचेस के बीच में, मीन के इंग्लिश और डच के बीच में, क्योंकि अब तक जो इंग्लिश लोग थे वो इंडिया के अंदर आ चुके थे, क्योंकि यहाँ ये तो काफ़ी टाइम आगे बढ़ चुके हैं, 1602 की बात कर रहे हैं, तो ये तो आ चुके थे। अब कंपटीशन बहुत टफ था, और इस टफ कंपटीशन के चलते इंडोनेशिया पहली पसंद था डच लोगों की, जाहिर सी बात है। इंडिया बड़ी पसंद था इंग्लिश लोगों की। तो एक वॉर होता है, और उस वॉर के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है गाइज। कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है 1667 के अंदर, बाय विच ब्रिटिश अग्रीड टू विड्रॉ ऑल देयर क्लेम्स ऑन इंडोनेशिया। तो ब्रिटिश लोगों ने कहा कि भैया इंडोनेशिया आपका, ब्रिटिश लोगों ने कहा कि इंडोनेशिया आपका और इंडिया हमारा। तो मतलब इंडोनेशिया के ऊपर से अपना सारा क्लेम हटा लिया इंग्लिश लोगों ने, और इंडिया से अपना सारा क्लेम हटा लिया डच लोगों ने। तो इस तरीके से इंडिया आ गया इंग्लिश लोगों के पास, और इंडोनेशिया चला गया डचेस के पास। और उसके बाद डचेस लोगों ने दे फोकस्ड ऑन इंडोनेशिया, उन्होंने इंडोनेशिया के ऊपर ही फोकस किया। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ पोर्तुगीज एंड डच। अगली वीडियो में हम इंग्लिश को पढ़ेंगे, डेन्स को पढ़ेंगे और फ्रेंच लोगों को पढ़ेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।